हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद शालिनी और मैं हूं शालिनी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 2, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो लेट्स स्टार्ट। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि पृथ्वी गोलाकार नहीं होती है, यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे चिपटी हुई होती है तथा मध्य में थोड़ी उभरी होती है। तो यहाँ हम नोट्स में लिखेंगे पहला पॉइंट कि ग्लोब जो है, आप ग्लोब तो आपने देखा ही होगा। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का क्या है, लघु रूप है, जो वास्तविक प्रतिरूप है। मतलब ग्लोब जो है पृथ्वी का छोटा सा रूप है। पृथ्वी ऐसी ही है, छोटे में ग्लोब में हर चीज़ दिखाया जाता है। और एक सुई है जो ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, उसे अक्ष कहा जाता है। आप ग्लोब, रुकिए मैं आपको ग्लोब दिखाई देती हूँ। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये पोर्शन, ये जो दोनों तरफ ये जो सुई है, यही जो है अक्ष है जो हमारे ग्लोब को रखी हुई है। और जो पृथ्वी का अक्ष है वो हम कल्पना कर सकते हैं। पृथ्वी किसी अक्ष पे नहीं है, लेकिन हम अक्ष मानते हैं क्योंकि वो जिस जगह घूमती है उसको अक्ष बोलते हैं। ये मैंने ये दिखाई दिया, पर ये नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है वो उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव है। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन है, इसको उत्तर ध्रुव, और नीचे वाले पोर्शन को हम दक्षिण ध्रुव करते हैं। आप डायग्राम बना लीजिएगा अपने नोट्स में। मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बनाया इसलिए मैं डायग्राम नहीं बना पाई हूँ। आप डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। ये जो ऊपर वाला अक्ष है ये है उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला जो है ये दक्षिणी ध्रुव है। और एक और काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भाव में बांटती है, इसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ। जैसे ये आपको दिख रहा है, इसमें ये वाला जो रेखा है, ये वाला, ये विषुवत वृत्त है। ये भी एक काल्पनिक रेखा है। हमारी पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा नहीं है, पर हमने कल्पना करके एक रेखा इसको मान लिया है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और आधे भाग और नीचे वाले दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, विषुवत वृत्त के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये सारा जो हमें दिख रहा है, ये उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे जो है वो दक्षिणी गोलार्ध उसको बोलते हैं। ठीक है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित, एक बार फिर मैं डायग्राम आपको दिखा देती हूँ। ये जो विषुवत वृत्त है, इससे ध्रुव तक समानांतर रेखाएं चलती रहती है, और ये बराबर बराबर, आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ये सारा जो है ये उत्तर ध्रुव तक, इसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है। इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे, अक्षांश रेखाएं। सारा जो दक्षिण की तरफ है उसको भी अक्षांश रेखाएं कहेंगे। उत्तर दक्षिण दोनों की तरफ जो रेखाएं चलती है उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और इनको अंश से नापा जाता है। डिग्री को हिंदी में अंश कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ डिग्री यूज कर रही हूँ, डिग्री को ही हिंदी में अंश कहते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। फिर से एक बार हम डायग्राम पे चलते हैं। जो विषुवत का वृत्त है, ये जो है ये 0 डिग्री पे है। इसके बाद 20, 40, 60, 20 अंश, 40 अंश, 60 अंश, 80 अंश, नीचे भी वहीं 20 अंश, नीचे जाएगा तो 40 अंश, 60 अंश, ऐसे होता रहता है। तो उत्तरी अक्षांश जो है वो 90 अंश का है, और दक्षिणी अक्षांश आप खुद भी देखिए, इसमें भी बनाया हुआ है 20, 40, 60, 80 और 10 अंश ये बीच का है, ये 90 अंश का है। और नीचे भी जस्ट इसी तरह 90 अंश का उत्तरी अक्षांश 90 होता है, और दक्षिणी अक्षांश भी 90 अंश का होता है। इस तरह अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो उत्तरी अक्षांश 90, दक्षिणी अक्षांश 90, और एक जो है वो जो 0 अंश पे है, विषुवत वृत्त का काल्पनिक रेखा, जिसको कि हम नापते नहीं है, उसका वो 0 अंश पे, तो उसको भी एक गिनती करते हैं। जैसे कि इधर 90 है, नीचे 90 है, और बीच में जो एक है आप देख रहे हैं, इसको भी गिनती करते हैं। तो 90, 90, 180 और एक 181। तो अक्षांश रेखाएं जो वो कितनी होती हैं, 181, 181 होती है। ठीक है। इतना तक आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर
रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण स्थित सभी रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो विषुवत वृत्त है, इसके ऊपर वाले सभी रेखाओं को उत्तर वाले सभी रेखाओं को उत्तरी अक्षांश और दक्षिण वाले को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। आगे चलते हैं। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। ये भी आप इसमें देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये 20 वाला अक्षांश जो है वो बड़ा है, 40 का उससे थोड़ा छोटा है, 60 का उससे थोड़ा छोटा है, 80 का उससे भी छोटा है, और 90 का बीच वाला जो अक्षांश है वो तो बिल्कुल ही बहुत ही छोटा है। तो जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार जो है वो घटता जाता है। ये ध्यान रखिएगा। अब महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं ये कौन कौन सी है, अब पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं भी 4 तरह की होती हैं। एक होता है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तर के नाम से उसको बोलते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ये 23.5 डिग्री दक्षिण होता है। उसी तरह विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री में उत्तर ध्रुव वृत्त, और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री में दक्षिण ध्रुव वृत्त कहते हैं। अब आपको मैं ये भी दिखा देती हूँ। देखिए ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम। एक सेकेंड। यहाँ पे ये जो है हमारा विषुवत वृत्त है, और इसके ये 0 डिग्री पे, इससे यहाँ पर उत्तर में 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा जाती है, और 66.5 डिग्री पे उत्तर ध्रुव वृत्त है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा रहती है और 66.5 डिग्री पे उत्तर ध्रुव वृत्त रहता है। और वैसे ही दक्षिण साइड में 23.5 डिग्री से मकर रेखा जाती है, और 66.5 डिग्री पे दक्षिण ध्रुव वृत्त रहता है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री पे, और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे, और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री पे उत्तरी ध्रुव वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिण के तरफ में दक्षिणी ध्रुव वृत्त इसको बोलते हैं। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध। कटिबंध क्या है, तो देखिए पहला है उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक उष्मा मीन्स गर्मी प्राप्त होती है, तथा इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। सबसे अधिक गर्मी उष्ण कटिबंध में होती है। कटिबंध 3 तरह के होते हैं, एक उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। तो सबसे अधिक गर्मी किस कटिबंध में होती है, उष्ण कटिबंध में। क्यों होती है, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा, मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ, फिर से डायग्राम से आप समझ जाएंगे अच्छे से। ये जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो सूर्य है वो एक बार वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर आ जाता है। सूर्य एकदम सीधा, जिसके कारण उसकी जो रोशनी है मतलब सीधी पड़ती है, इस कारण यहाँ उष्मा बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। अब आते हैं शीत कटिबंध पे, शीतोष्ण कटिबंध पे, जिसमें शीतोष्ण मीन्स क्या हुआ, शीत और उष्ण, इसमें शीत भी हो और उष्ण भी हो, दोनों का मिला हुआ। तो इसको पढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव एवं मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। एक बार डायग्राम के थ्रू इसको फिर से समझ लेते हैं। इसमें आप देखिए ये जो कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त, ये हो गया कर्क रेखा और ये हो गया उत्तर ध्रुव वृत्त। ये वाला जो पोर्शन है जो आपको पिंक कलर में दिख रहा होगा, ऑरेंज टाइप में, इस जगह का बात हो रहा है। और नीचे भी सेम मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त, ये जो ऑरेंज कलर में जो भी पोर्शन है दोनों साइड में, इसकी बात हो रही है। तो इस दोनों में सूर्य जो है क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, मतलब ना ज़्यादा ठंडा रहता है और ना ही गर्मी रहती है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब आते हैं शीत कटिबंध के पास। शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच सूर्य
क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। इसलिए यहाँ के जो क्षेत्र में है ठंड बहुत होती है और इसे शीत कटिबंध कहते हैं। आप तो नाम से भी समझ में आ रहा है, उष्ण कटिबंध में गर्मी, शीतोष्ण में मध्यम ऋतु, शीत और उष्ण का मिश्रण है शीतोष्ण, और शीत कटिबंध में ठंड ज़्यादा रहती है। फिर से डायग्राम में हम देखते हैं। आप डायग्राम अपने नोट्स बुक में ज़रूर बनाइएगा। डायग्राम में देखते हैं, इसमें कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव, ये देख रहे हैं आप, ये है ध्रुव वृत्त और ये उत्तरी ध्रुव आपको दिख रहा है इसके बीच में, और नीचे दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव मीन्स, एक सेकेंड, हाँ, ये वाला जो पोर्शन है जो ग्रे कलर में दिख रहा है आपको, यहाँ की बात हो रही है 66.5 डिग्री से ऊपर और 66.5 डिग्री से नीचे। ये वाले पोर्शन में सूर्य नहीं पहुँच पाता है, सूर्य की रोशनी बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती है, मतलब बहुत ही हल्का, कभी 36 के ऊपर जा ही नहीं पाती है, सूर्य इधर नहीं जा पाता है। आप एक तरह से ऐसे भी सोच सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है इस जगह पे, तो सूर्य की जो रोशनी निकलेगी तो उधर नहीं जा पाएगी, बीच वाले पोर्शन में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सीधा जाएगी, और ये वाले में तिरछा जाएगी। जो मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव के बीच में, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त के बीच में तिरछा तिरछा जाएगी, लेकिन उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे बिल्कुल भी नहीं जाएगी। आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है ऐसे, इसलिए यहाँ पर हमेशा बर्फ रहता है, ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ पे जो ऋतु है वो मध्यम रहता है और यहाँ पे गर्मी रहती है, यही कह रहा है इसमें। अब आते हैं देशांतर। देशांतर क्या है? देशांतर क्या है? तो देशांतर के बारे में किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियाँ की आवश्यकता भी होती है। जैसे कि प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप और हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पे 20 डिग्री दक्षिण पे ही स्थित है। मैं आपको इसको दिखाती हूँ मैप में। देखिए मैंने मैप लाया, इसमें कह रहा है कि हिंद महासागर में मॉरिशस और प्रशांत महासागर में टोंगा। आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये है मॉरिशस द्वीप, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, और ये है टोंगा द्वीप। तो ये दोनों जो है वो 20 डिग्री पे ही है, आप 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। ये है बीच का विषुवत रेखा जहाँ से ये 20 डिग्री दक्षिण में है। तो अब इस दोनों का स्थिति हम पता कैसे लगाएंगे कहाँ है? तो इसको उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में जोड़ने के संदर्भ में, जैसे ये वाला लाइन आपको दिख रहा है, एक सेकेंड मैं आपको और नज़दीक से लाती हूँ। ये वाला जो आप देख रहे हैं, इससे पता चलेगा, ये वाला जो आप देख रहे हैं देशांतर रेखा, इससे पता चलेगा कि ये कहाँ है। तो इसमें ये जो है ये 60 डिग्री आप देख सकते हैं, यहाँ से ये दिखा रहा है 60 डिग्री पूर्व में मॉरिशस है और 180 डिग्री पूर्व में जो है वो टोंगा द्वीप है। तो इसके लिए हमें देशांतर रेखा, देशांतर याम्योत्तर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जगह समझने के लिए कौन सा स्थान कहाँ पर है। आपको ये मैं एग्जांपल दे दी, आशा है आप एग्जांपल से समझ गए होंगे। अब आगे अब हम नोट डाउन करते हैं। देशांतर क्या है? देशांतरीय यामोत्तर। आप ऐसे देशांतर हेडिंग देकर देशांतरीय यामोत्तर लिखिए। एक सेकेंड। देशांतरीय यामोत्तर क्या है? तो उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं। आपको मैंने दिखाया था, एक बार और मैं दिखा देती हूँ। ये जो रेखाएं हैं ये आप देख रहे हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं जो निकली हुई हैं, जोड़ रही हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को ये जोड़ रही हैं, इसी को हम देशांतरीय याम्योत्तर कहते हैं। उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। अंश मीन्स इंग्लिश में इसको डिग्री बोलते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, हिंदी में इसको अंश बोलते हैं। इसको अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। जो प्रत्येक अंश है इसको मिनट में, और मिनट को तो सेकंड में ही विभाजित करेंगे, आपको पता होगा, लेकिन अंश को मिनट में विभाजित किया जाता है और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है, और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है।
ये चीज़ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं बीच में ये स्पेस ज़्यादा है और जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ रहा है ये पतला होते जा रहा है। देखिए आप खुद ही देखिए, यहाँ करके बिल्कुल ही पतला हो जा रहा है और बीच में जो है ये ऊंचा है। मैंने आपको अभी दिखा दिया डायग्राम, अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये अर्धवित और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ओके, और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। मैंने ये भी आपको दिखाया, ध्रुव पर बिल्कुल भी दूरी नहीं है। देख लीजिए आप, एक सेकेंड, ये जो ध्रुव है यहाँ पर बिल्कुल भी दूरी नहीं, यहाँ पर ये शून्य हो जाती है। ये डायग्राम एनसीईआरटी के बुक से ही है। और अब आते हैं, सभी देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है। मतलब ये एक लंबाई में ही होती है, छोटी बड़ी नहीं होती है। उत्तर से दक्षिण तक खींची हुई समान लंबाई की होती है और इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था, क्योंकि अब सबकी लंबाई समान है तो हम पता भी नहीं कर सकते हैं क्या है, क्या चीज़ कहाँ पर है, कितना है। तो सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहाँ ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, वहाँ से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। ये जो, एक सेकेंड में डायग्राम में आपको दिखा देती हूँ। ये ग्रीनविच है, देखिए ये ग्रीनविच है और यहाँ पर वेधशाला स्थित है, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला, और यहीं से ये गुजरता है और इसके जो पूरब में है और इसके जो पश्चिम में है इसकी गिनती शुरू की जाए। और इस याम्योत्तर को, ये जो बीच वाला यामोत्तर है, इसी को हम, ये जो बीच वाला है दिख रहा होगा शायद आपको, ये जो बीच वाला है इसी को हम प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है, इसके इस साइड को पूरब बोलते हैं और इसके इस साइड पश्चिम बोलकर गिनती करते हैं और इसे ही हम प्रमुख याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर होता है। ठीक है, यहाँ इसको हम एक भी नहीं लेंगे, इसका जो मान है, ये जो बीच वाला ग्रीनविच, जहाँ से सभी देशों ने निश्चय किया कि ये यहीं से होगा, तो यहाँ इसका जो मान है ये 0 डिग्री पे है। ओके, और यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना में गिनती करते हैं और 180 पूर्व और 180 पश्चिम जो है वो एक ही रेखा पे स्थित है। ये भी मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार फिर हम चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ। एक सेकेंड, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। यहाँ ये वाला जो है ये 0 अंश पर है और यहाँ से हम शुरू करते हैं 10, 20, 30 करके, यहाँ से इधर जाता है 180 और इधर जाता है 180 और लास्ट में जो ये वाला है, लास्ट में जो ये वाला पोर्शन है आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये 180 दोनों तरफ का 180 यहीं पर आता है। यहाँ तक 179 और यहाँ से 179, दोनों मिलकर के 180 वाला जो है, ये वाला बिंदु यही है। तो आप समझ गए होंगे। इधर से भी आगे चलते हैं। आगे है देशांतर और समय। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होते हैं, अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। क्या पहले इसी से ही लगता था? जब घड़ी नहीं थी तो परछाई से ही बुजुर्ग लोग लगा लेते थे कि 3 बजा है, 2 बजा है, 11 बजा है, 12 बजा है। दोपहर में सबसे छोटी होती थी और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है परछाई जो है, उससे समय का अनुमान लग जाता है। और ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। ठीक है, सबसे ऊंचे बिंदु पर जिस समय होगा सूर्य आकाश के, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी।
और चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये तो आपको पता है। पृथ्वी जो ऐसे रोटेट नहीं करके ऐसे रोटेट करती है, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। तो जो स्थान ग्रीनिच के पूर्व में है, मैं आपको एक बार दिखा दे रही हूँ, वो समय से आगे होंगे, तो जो पश्चिम है उनका समय पीछे होगा। मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की तरफ ऐसे घूमती है। तो जो पूरब में स्थान है वो उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा। इसमें एनसीईआरटी के बुक में ही इसमें दिखाया हुआ है, +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे करके। और इसके इधर वाला स्थान जो है वो माइनस में है, -3 -4 -5, ये -1 -2। ये कहने का मतलब है ग्रीनविच के इस साइड को माइनस में हम व्यक्त करेंगे और इस साइड को प्लस में करेंगे। ठीक है दोस्त, समझ गए आप लोग? ये आप समझ गए कि जो जो स्थान ग्रीनविच के पूरब में है वहाँ पर उसका समय आगे, तथा जो स्थान पश्चिम में है उसका समय पीछे होगा। अब मैथमेटिक तरीके से समझ लेते हैं देशांतर रेखा है क्या। पृथ्वी जो है एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लेती है। कैसे लेती है तो ये मैं आपको समझा देती हूँ मैथमेटिक के थ्रू। 24 घंटे में पृथ्वी जो है वो घूमेगी, कितना घूमेगी? 360 डिग्री। ये तो आपको पता होगा कि वो जब एक चक्कर लगाएगी तो कोण के हिसाब से 360 अंश पूरा करेगी। और 1 घंटे में फिर कितना करेगी? तो 1 घंटे में 360 अंश से 24 अंश का डिवाइड दे देंगे तो उसका निकल जाएगा 15 अंश। समझ गए इतना? 24 घंटे में पृथ्वी 360 बार घूमती है, तो 1 घंटे में 15 अंश घूमती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो अब 1 घंटा में 15 अंश घूमती है, तो 1 मिनट में कितना घूमेगी? तो फिर निकालेंगे कि 15 अंश पृथ्वी घूमेगी 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना मिनट होता है दोस्तों? 60 मिनट। ठीक है, 15 अंश में पृथ्वी घूमेगी 60 मिनट में, तो 1 अंश में पृथ्वी कितना मिनट में घूमना चाहिए इसको? तो 60 अंश को डिवाइड कर देंगे 15 अंश से, तो बचेगा, मिलेगा, 60 मिनट को डिवाइड कर देंगे 15 अंश से तो मिलेगा 4 मिनट। तो पृथ्वी जो है वो 4 मिनट में अपना 1 अंश पूरा करेगी। 1 अंश का मतलब मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ। 1 अंश का मतलब क्या होता है? 1 अंश ये होता है, जैसे कि ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 2 3 4, ये जो अंश है, तो यहाँ से 1 अंश पूरा करने में ये 4 मिनट लेती है। 2 अंश में 8 मिनट, 3 अंश में 12 मिनट, ऐसे करके 360 अंश करने में इसको 24 घंटे लग जाते हैं, और 15 अंश में 1 घंटे लग जाते हैं। अब है कि हम मानक समय मानते क्यों हैं? क्या बिना मानक समय माने हमारा काम नहीं हो सकता था? तो बिल्कुल नहीं। ये मैं समझा देती हूँ आपको कि हम मानक समय क्यों मानते हैं। तो भारत का देशांतरी विस्तार जो है वो 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ इंडिया के मैप में, डायग्राम में देख लीजिए। ये जो भारत का देशांतर जो है वो 68 डिग्री पूरब से लेकर 97 डिग्री पूरब के बीच में आती है। मैं आपको वर्ल्ड के मैप में भी इसको दिखा देती हूँ। ये मैं मैप ले आई हूँ, इसमें आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा भारत का मैप है, जो यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार है, पूरब से पश्चिम तक। ये आप देख रहे हैं, ये पूरब में यहाँ से लेकर के पश्चिम में यहाँ तक है। तो यहाँ देखते हैं ये 60 और 90 के, 60 से थोड़ा सा इधर से और 90 से थोड़ा सा इधर से। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 60 वाला रेखा जो है वो यहाँ है इस पोर्शन पे, और ये 60 से यहाँ 68 डिग्री में है। और वहीं 90 वाला जो रेखा है, 90 डिग्री वाला, ये वाला यहाँ से जाता है यहाँ तक। और हमारा जो भारत का नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है वो इस रेखा के बाहर है, यहाँ तक है। तो ये 97 डिग्री पे है। तो ये 68 डिग्री से 97 डिग्री पूर्व के बीच में इसका मानक यामी उत्तर है भारत का हमारे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। भारत का विस्तार 30 डिग्री देशांतर तक है, 68 से 97 मिलके
68-97 तक लगभग 30 डिग्री देशांतर, वहीं 29-30 डिग्री, पर इसको 30 डिग्री देशांतर ही मानते हैं। भारत का विस्तार जो है वो 30 डिग्री देशांतर तक है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी को मानक यानी उत्तर माना गया है। 82.1/2 अंश को मानक यामोत्तर माना गया है, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ नहीं। और इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। ठीक है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये भी ये है, ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, ये हमारे भारत का के बीच बीच से जा रहा है। यही हमारे भारत का मानक यामोत्तर है, बीच का माना गया है। ये 5 स्टेट से गुजरती है। मैं लिखवाई आगे लिखवाऊंगी, हमारे एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, पर फिर भी मैं लिखवा दे रही हूँ, आपके एग्जाम्स वगैरह में काम देंगे। और इसमें समझाया भी गया है कि हमारा मानक यामोत्तर की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों मानते हैं। मैं आपसे पहले भी ये बोली कि मैं समझाती हूँ। तो इसलिए क्योंकि बहुत से देशांतरों से गुजरने वाली ट्रेनों का समय तैयार करने में कठिन होगा अगर मानक नहीं रहेगा, मानक रेखा तो। और भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़, भारत का जो है, एक सेकेंड मैं आपको मैप के थ्रू दिखाती हूँ। ये है भारत का मैप। इसमें गुजरात का द्वारका, ये देखिए सबसे पश्चिम का ये बिंदु है। और अरुणाचल प्रदेश का असम का डिब्रूगढ़, असम का ये जो डिब्रूगढ़ है करीब इधर ही कहीं है। यहाँ से ये दिख रहा है, यहाँ डिब्रूगढ़ है, ये वाला पोर्शन। यहाँ से यहाँ तक के समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये जो यामोत्तर ये है देशांतरीय यामोत्तर, ये आपको ब्लैक ब्लैक जो लाइन दिख रहा है ये खींचा गया है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। तो इसलिए ये आवश्यक था कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक माना जाए। तो इधर से लेकर के और इधर से लेकर के जो बीच का रेखा आया उसको हम लोग स्थानीय मानक रेखा माने। तो भारत में 82.5 डिग्री पर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, करीब 80 से, ये 80 डिग्री है, 80 से थोड़ा सा इधर 82.5 डिग्री पर, मतलब इस ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से करीब यहाँ से ये यामोत्तर रेखा हम लोग का चलता है। इसमें दिया तो नहीं है, पर मैं आपको समझा रही हूँ कि यहीं से ये यामोत्तर रेखा हम लोग का है, जो जिसमें 5 राज्य आते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। 5 राज्य आते हैं। ठीक है, और इसी यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का समय माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लिख लीजिए। इतना तक तो आप नोट डाउन कर लिए होंगे मुझे लग रहा है। यहाँ तक मैंने बोला था ना, भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी को मानक यामोत्तर माना जाता है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। आप ये नोट डाउन कर लीजिए ऐसे। अब आगे चलते हैं। अब तीसरा पॉइंट दे के लिखिएगा, उसमें पीछे मैंने 2 पॉइंट लिखवा दिए ना। हाँ, अब तीसरा पॉइंट देकर इसी में लिखिए कि भारत का मानक यामोत्तर 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये एग्जाम्स में पूछते हैं। 6th क्लास के एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे, पर ये क्या कंपटीशन के एग्जाम में इसको पूछा जाता है कि कितने राज्य से होकर गुजरते हैं, कौन कौन से राज्य से होकर गुजरते हैं, ऐसे करके। अब आगे नोट डाउन कीजिए। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 डिग्री, मतलब कि 82.5 डिग्री पूर्वी में स्थित है। ग्रीनविच के पूर्व 82.5 अंश पूर्व में स्थित है, और यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड।
ये देखिए ग्रीनविच का लाइन आपको दिख रहा होगा, आई थिंक ये है, ये जो लाइन है ये ग्रीनविच का लाइन है। और हमारा भारत जो है ये भारत है, ये दिख रहा है आपको, ये भारत है। यहाँ से 5.5 आप गिन भी सकते हैं, एक ये भारत का है लाइन, तो 1 2 3 4 5 और आधा 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच के समय से। हमारा भारत जो है वो ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। ठीक है, 5.5 घंटा पूरे आगे है, 2 से 5.5। अब एक नोट डाउन कर लीजिए, कुछ देशों में देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं, क्योंकि वहाँ एक मानक समय से काम नहीं चलेगा। जैसे कि हमारा रूस हो गया, रूस जो है उसमें 11 मानक समय को अपनाया गया है, क्योंकि रूस का जो क्षेत्रफल का विस्तार है वो बहुत ही चौड़ा में है। आपको दिखा देती हूँ, ये जो पोर्शन है इसमें ये जो रूस है इसका जो है 11 मानक समय माना गया, क्योंकि एक मानक समय मानने से उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम का अंतर आ जाता है। तो दोस्तों आशा है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और दोस्तों को अपने शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। और